Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 31st of March 2024 and we'll start with the first news headline for the day. So what is the first news headline for today? So the first news headline of the day is CAA rules silent on fate of rejected applicants. So moving on to this important news headline. तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो एनालिसिस किया था, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि सीए के अंडर में जो सीए एक्ट के अंडर में जो रूल्स फ्रेम किए गए थे उनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था. तो आफ्टर द नोटिफिकेशन केम आउट, अब क्या क्या चीज़ें होंगी आगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, सिटीजनशिप के लिए लोग कैसे अप्लाई करेंगे, फिर कैसे उनकी स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन क्या होगा, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा यानी कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या रहेगा. ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये जो पहला आर्टिकल है आज का 31 ऑफ मार्च 2024 का, ये पूरा का पूरा आर्टिकल इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है. सो मूविंग ऑन टू दिस गोइंग इन टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, हम लोग पढ़ेंगे आज इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं. तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो एक सर्टिफिकेट होगा, एक रिलीजन का सर्टिफिकेट होगा, वो आपको अपने एक लोकल प्रीस्ट या लोकल कम्युनिटी प्रीस्ट से लेकर के आपको उस पर्टिकुलर कमेटी के पास जाना रहता था, और वो सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया जाता था, बेसिकली हम लोगों ने 2 दिन या 3 दिन पहले के न्यूज़ एनालिसिस में ये चीज़ देखी भी थी कि अगर आपको वो सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा कि आप उस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं. सपोज़ करिए कि आप मंजनू का टीला एरिया में रह रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं, तो वहाँ का जो लोकल प्रीस्ट या लोकल पुजारी होगा वो आपको सर्टिफिकेट एक इशू करेगा. या तो वो प्लेन पेपर पे हो सकता है वो सर्टिफिकेट, या वो पेपर 10 रुपये के स्टैम्प पे हो सकता है. मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे चीज़ें लिख करके आपको दे सकता है. फिर वो डॉक्यूमेंट आप उस कमेटी के पास में लेकर के जाएंगे, जो कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को सारे स्क्रूटनी करेगी उनके और उनको वेरीफाई करेगी. अब अगर इन केस आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, हम उन सारी चीज़ों को अभी देखने वाले हैं. ठीक है. So as applications start coming in through the online citizenship portal of the Citizenship Amendment Act, some potential applicants were worried about their fate if rejected. What will happen to those applicant who has applied for the citizenship under the CA rules but देयर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड? तो उन लोगों के साथ में क्या होगा जिनको अभी तक वो हमारी कंट्री में रह रहे थे, अब उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और उनकी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो गई. तो उस केस में क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बहुत बड़ी चिंता है इस पर्टिकुलर, या ये इशू उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The laws rules notified earlier this month are silent regarding any review process for application rejected by the empowered committees which have the final authority to accord citizenship under the act. So these particular rules does not contain anything, any provision regarding this particular problem. And what is this particular problem? So the problem is what will happen to the applicants if their application for the citizenship is rejected. ठीक. So this is one important question. So moving on to the what will happen. So what will happen if someone's application is rejected? So he has to apply for a review application. He has to file a review application. So moving on to this review application, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, उस चीज़ को हम लोग अभी देख लेते हैं. So if an application is rejected, people may end up in detention centers. ठीक है. अगर आप लोगों की एप्लीकेशन या जो भी एक एप्लीकेंट उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसको ऑब्वियसली डिटेंशन सेंटर में डालना पड़ेगा. आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. तो हम आपको उस पर्टिकुलर फिर हम ऐसे आपको ऑर्डिनरी और नॉर्मल सिटीजन्स की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं. आपको इसीलिए डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो सिटीजनशिप को लेकर के पेरेंट लॉ था जो इस पूरे सिटीजनशिप को गवर्न करता था, वो लॉ कौन सा था? दैट लॉ वाज
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें क्या रिव्यू को लेकर के प्रोविजन था वो भी हम लोग देख लेते हैं। दैट द एप्लीकेंट में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 30 डेज। तो अगर आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के 30 डेज के अंडर में एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। बट ये जो प्रोविज़न है, ये जो पेरेंट लॉ है जो सिटीजनशिप को गवर्न करता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये चीज़, ये पर्टिकुलर प्रोविज़न उस पर्टिकुलर एक्ट में दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, अब आगे का जो प्रोसेस है उसको इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एन आसाम, एक लॉयर हैं, आसाम बेस्ड लॉयर हैं, उनका एक, जिन्होंने आसाम में भी, क्योंकि सीए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सबसे ज़्यादा मतलब जो इवेंट्स हुए थे वो आसाम में ही हुए थे। तो वहाँ के एक लॉयर हैं जिन्होंने बहुत एक एक्सटेंसिव रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें की हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, excuse me, the review of the rejection is to be done by the same authority who is the empowered committee as per section 15A of the act. In case of the review is rejected, a writ petition can be filed before the high court. तो रिव्यू पिटिशन फाइल किसके सामने होता है? तो जिस कमिटी के सामने आपके डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए थे वेरिफिकेशन के लिए, वही सेम कमिटी होगी जो इनिशियली आपके रिव्यू एप्लीकेशन को देखेगी। उसके बाद भी अगर वो रिव्यू एप्लीकेशन जो आपकी वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर उसके बाद आपको हाई कोर्ट मूव करना रहता है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मटुआ कम्युनिटी, वेस्ट बंगाल की। तो इनको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। अब इनको लेकर के प्रॉब्लम्स क्या हैं? इनको लेकर के ये प्रॉब्लम है कि ये जो मटुआ कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल की, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो 1971 का वॉर हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आ गए थे, मतलब हमारी कंट्री में आए थे। अब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो उस समय दूसरे कंट्रीज से आए थे। ठीक है, और अब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए नहीं है कि वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या जो सीए के अंडर में 3 कंट्रीज़ और 6 रिलीजन की बात की गई है, तो वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे लोग आए, कोई डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आए, कुछ लेकर के अपने साथ में वो आए नहीं थे। सो अब रूल क्या कहते हैं? सो रूल ये कहते हैं, द एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर द कंट्री दे बिलोंग टू अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। जब आप अपनी एप्लीकेशन देंगे उस कमिटी के पास में सिटीजनशिप के लिए, तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक चीज़ ये भी दिखानी होगी, आपको एक डेट मेंशन करना होगा कि आप इंडिया में कब आए थे, आपने इंडिया में कब एंट्री ली थी। तो जो सीए का पूरा ऑब्जेक्टिव था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि जिन लोगों के पास में, जो वो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, 6 डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, जो 3 अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं, उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अनडॉक्यूमेंटेड वो सिटीजन यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देने में हम लोग, या जो सीए था वो हेल्प करता। बट यहाँ पे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हुई क्या है? This means that though the CA was envisaged for undocumented migrants belonging to the 6 communities from the 3 neighboring countries, the rule indicates that the documents are essential. अब मान लीजिए अनडॉक्यूमेंटेड जो सिटीजन्स थे दूसरे कंट्री को, उनको इंडिया में एंट्री को लेकर के ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें थी, ये पूरा एक्ट था। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कही जा रही है कि आपको, आप जिस कंट्री से आए थे और इंडिया में किस दिन आपने एंट्री ली थी, ये चीज़ आपको बतानी होगी, और किस कंट्री से आप आए हैं और उस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, उसका भी आपको कोई ना कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मटुआ कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। मटुआ कम्युनिटी कहाँ की है? अगर आपसे मान लीजिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मटुआ कम्युनिटी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद रखनी है, मटुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे इज, so the next important news headline is related to
virtual assets. So what are these virtual assets? Basically virtual assets होते क्या हैं? So these virtual assets are basically क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये क्रिप्टो करेंसीज और उनके रेगुलेशन से ही रिलेटेड है, और उनका कैसे मिसयूज़ ना हो पाए या उस मिसयूज़ को कैसे हम लोग को रोकना है, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है. सो लेट्स डेल्व इनटू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को हम लोग. सो दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन कॉल दिस इंस्टीट्यूट FATF. What is this FATF? So this is a Financial Action Task Force. Financial Action Task Force, FATF. तो इस FATF का काम क्या होता है? बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेन वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन FATF इज टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज होती है. बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो है टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना है, टेरर फाइनेंसिंग को एकदम स्टॉप करना. तो ये बेसिकली जो एक FATF इज़ अ सॉर्ट ऑफ वॉच डॉग, जो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, सारे फंड्स वगैरह को देखता है. ठीक है, अब इसी को लेकर के आया था जो वर्चुअल असेट्स होते हैं. अब वर्चुअल असेट्स और उनके जो प्रोवाइडर्स होते हैं, इनको लेकर के अभी कोई रेगुलेशंस या रूल्स, अभी इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं आए हैं. तो इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. ठीक है, virtual assets refers to any digital representation of value that can be digitally traded, transferred or used for payment. ठीक है, तो वर्चुअल असेट्स की जो डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन इतनी कहती है, एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी डिजिटली ट्रेडेड, ट्रांसफर्ड और यूज फॉर पेमेंट. तो कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू का जिसका यूज़ तीन चीज़ों के लिए किया जा सकता है, वो डिजिटली ट्रेड की जा सकती हो, ट्रांसफ़र की जा सकती हो और उससे उस डिजिटल वैल्यू से पेमेंट किया जा सकता हो. तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये दीज थ्री आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वर्चुअल असेट्स. अब वर्चुअल असेट्स के वही एक बार फिर से देखते हैं, जो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं. सो पहला है एनी डिजिटल वैल्यू, एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू. ऑफ वैल्यू that can be digitally traded, that can be digitally traded, transferred and can be used for पेमेंट. तो ये तीन फीचर्स है किसके? वर्चुअल असेट्स के. अब हम लोग इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जो वर्चुअल असेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास में बिटकॉइंस है या किसी भी तरीके की कोई क्रिप्टो करेंसी है, उसने वो स्टोर करके रखी है. अब ये जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट किया पासवर्ड होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. अब मान लीजिए किसी ने आपकी डिजिटल वॉलेट को हैक कर लिया. अब आपकी डिजिटल वॉलेट से हैक करके उसने जो उसमें क्रिप्टो करेंसी थी आपके डिजिटल वॉलेट में, उसको उसने चुरा लिया. अब जो वो पैसा उसने चुराया है, जिस अक्यूज ने उस पैसे को चुराया है, आपके क्रिप्टो वॉलेट को हैक करके, उस पैसे का यूज़ कैसे होगा, इसको लेकर के कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है. तो इसी को लेकर के एक पिछले साल एक इवेंट हुआ था. द FATF plenary had in February 2023 agreed on a roadmap to strengthen the implementations of standards on virtual assets and virtual assets service providers. ठीक है, तो ये बेसिकली किन किन दो इंस्टीट्यूट से अथॉरिटीज़ पे कंट्रोल लाने की बात की गई थी. तो वो दो जो इम्पोर्टेंट
एंटिटीज़ हैं वो एक तो वर्चुअल एसेट्स खुद में हो गए, और दूसरे जो वो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो उन वर्चुअल एसेट से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट लोग थे, इन मतलब ये दो इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ थी जिनको इस पूरे एक्ट के अंडर में कंट्रोल करने की बात कही गई थी। वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर, VA एंड VASP। ठीक है, अब इस में क्या कहा गया था कि recently it carried out a survey on the current levels of implementation and has published a paper on the recommendations 15 by FATF members and jurisdiction with materially important VASP activity। ठीक है, तो 15 एक रिकमेंडेशन, 15 आप लोगों को याद रखना है। रिकमेंडेशन 15, ये रिकमेंडेशन 15 क्या चीज़ होती है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल में अब आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, तो इस आर्टिकल में आगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं वो ये हैं कि सपोज़ करिए अगर, हाँ, कि वो जो रिकमेंडेशन 15 की बात की गई है FATF मेंबर्स के लिए, फिर उसके बाद जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो FATF के मेंबर्स हैं, जो नहीं हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं उनको इंटरनली अपने यहाँ पे एक रिव्यू और एक असेसमेंट करना होगा कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वर्चुअल एसेट्स को लेकर के, या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर के, वो चीज़ें कैसे रन कर रही हैं, कैसे रेगुलेट हो रही हैं। तो इंडिया ने ऑलरेडी इसका एक इंटरनल या रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी करवा के रखा हुआ है। और कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने इस वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पूरी तरीके से, या वर्चुअल एसेट्स को पूरी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करके भी रखा हुआ है। तो वहाँ वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और सिचलिस और इंडोनेशिया इसको अभी भी रोकने के, इसको प्रोहिबिट करने के अभी फेवर में है। तो इस चीज़ से इंपॉर्टेंट बस इतनी जुड़ी हुई दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर, वर्चुअल एसेट्स के होने, वर्चुअल एसेट के क्या 3 एलिमेंट थे कि वो ट्रेड किया जा सकता हो, उससे पेमेंट किया जा सकता हो, डिजिटली ट्रेड किया जा सकता हो। तो ये वर्चुअल एसेट्स था। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? तो बेसिकली वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको ये वर्चुअल एसेट से रिलेटेड सर्विसेज सारी प्रोवाइड कराते हैं, या कहें वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इजीली वे वर्चुअल एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं, वर्चुअल एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, रिकमेंडेशन 15, और इंडिया ऑलरेडी एक रिस्क असेसमेंट जो है वो कर चुका है। ठीक है, तो आपको इस आर्टिकल में सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी, वर्चुअल एसेट्स की डेफिनेशन, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में, रिकमेंडेशन 15, और इंडिया ऑलरेडी एक रिस्क असेसमेंट कर चुका है, इंटरनल रिस्क असेसमेंट कर चुका है। ठीक है, तो ये आर्टिकल, विद दिस वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर 31 मार्च 2024। $250 rescued from cyber fraud centers abroad, Minister of External Affairs. The Union government is collaborating closely with Cambodian authorities and has rescued 250 Indians from Cambodia who has been lured there by cyber fraud and fake online recruitment scams, the Ministry of External Affairs said on Saturday. तो Ministry of External on Saturday gave a statement. तो वो statement क्या था? बेसिकली Ministry of External Affairs ने कंबोडिया से अभी 250 इंडियंस को वहाँ से रिलीज़ करवाया पे, छुड़ाया। वो ये जो इंडियंस थे वहाँ पे चले कैसे गए थे, फंस कैसे गए थे तो बेसिकली इनको साइबर फ्रॉड या डिफरेंट जो साइबर फ्रॉड और जो डिफरेंट टाइप के रिक्रूटमेंट स्कैम्स होते हैं, उनके अंडर में इनको रिक्रूट करके कंबोडिया लेकर के जाया गया था। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक डेली न्यूज़ एनालिसिस में एक न्यूज़ कवर की थी। उस न्यूज़ में हम लोगों ने ये कवर किया था कि बेसिकली कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयड इंडियंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा डायर नीड में है किसी जॉब के, तो उनको वो लोग बहला फुसला करके
रशिया लेकर के जाते हैं, फिर रशिया में उनको यहाँ से बता करके लेके जाया जाता है कोई दूसरी वर्क प्रोफाइल। फिर वहाँ पर रशिया में पहुँचने के बाद उनको एक बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग के साथ में उनको गन्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं और उनको वॉर में लड़ने के लिए कह दिया जाता है। तो ऐसे ही अभी एक इंडियन सिटीजन था जिसकी उसमें जान भी चली गई थी। अब बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स वहाँ पे जा कर के फंस चुके हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे रहते हैं आपको तो यही पता रहता है, या जो इंसान या जो इंडियन सिटीजन वहाँ पे जा रहा होता है, कि आपको किसी दूसरे काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। बट एक बार आप वहाँ पे जब पहुँचते हैं, आपके सारे कनेक्शंस आपकी कंट्री के साथ में ख़त्म हो जाते हैं, तब आपको बताया जाता है कि बेसिकली आपको फ्रंट लाइन पे वॉर लड़ने के लिए रिक्रूट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो फ्रॉड हुआ था ये रशिया से जुड़ा हुआ था। अभी ये जो कंबोडिया में हुआ है, सो कंबोडिया में क्या हुआ था कि जो इंडियन तकरीबन 250 इंडियन ऐसे थे, उनको साइबर फ्रॉड के थ्रू या साइबर फ्रॉड करके अलग अलग स्कैम्स, एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स के थ्रू उनको जो है रिक्रूट किया गया था, फिर उनको वहाँ पे लेकर के जाया गया था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ से अभी 250 लोगों को फ्री करवाया है। ठीक है, moving on to the next important news headline of the day. So this particular news headline is related to anticipatory bail. So what is this anticipatory bail thing? So anticipatory bail is also called pre-arrest bail. So as the term suggests, pre-arrest bail का मतलब इतना ही होता है, एक ऐसी बेल जो अरेस्ट होने के पहले ही आप ले सकते हैं कोर्ट से। प्री अरेस्ट बेल सिर्फ इतना ही होता है। प्री अरेस्ट बेल को एंटीसिपेटरी बेल भी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉ में जो प्रोविज़न है बेसिकली ये क्या कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनका अरेस्ट होने वाला है, तो उस अरेस्ट के एंटीसिपेशन में वो लोग, कि हमारा अरेस्ट फ्यूचर में हो सकता है, उस अरेस्ट के एंटीसिपेशन में जो बेल ली जाती है कोर्ट से उसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक अभी जो है उसमें एक केस में जजमेंट आया। वो जजमेंट क्या है? एंटीसिपेटरी बेल मस्ट नॉट बी अ नॉर्म इन मेनी केसेस। सो इन जर्नल लॉ में एक क्या चीज़ एक पॉपुलर नोशन क्या है? बेल इज रूल। यानी आप इन जर्नल, मतलब इन जर्नल केसेस में आप बेल जो होता है, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट इन द सेंस कि आप बेल जो होता है एक रूल होता है, जेल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। तो ये जो जर्नल केसेस होते हैं, मतलब जर्नल केसेस मतलब जो नॉर्मल ऑफेंस होते हैं जिसपे ऑफेंस होने के बाद बेल मिलती है, बट जो ये एंटीसिपेटरी बेल है, ये एंटीसिपेटरी बेल है, ये प्री अरेस्ट बेल होती है, आपके अरेस्ट होने के पहले ही बेल, कि कोर्ट में अभी मामला पहुंचा ही नहीं है। तो कोर्ट ने यही कहा है कि जो एंटीसिपेटरी बेल जो हम लोग ग्रांट करते हैं इसको एक नॉर्म नहीं बना दिया जाना चाहिए बहुत सारे केसेस में, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल की जो सिचुएशन होती है वो खुद अपने में एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है। जनरल सिचुएशन क्या होती है? जिसमें नॉर्मल बेल होती है जिन केसेस में, और उन केसेस में बेल इज़ अ रूल है। एंटीसिपेटरी बेल वाले केसेस में हम लोग कभी भी इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे कि बेल इज़ अ रूल। और ठीक है, A bench of justices C.T. Ravi Kumar and Sanjay Kumar said that the power of the courts to grant anticipatory or pre-arrest bail is an extraordinary one and not to be given for the asking. Though in many cases it was held that bail is said to be a rule, it cannot by any stretch of imagination be said that the anticipatory bail is the rule. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में, यही चीज़ दी गई है। क्या? कि आप किसी को जो बेल इज़ अ रूल जो लाइन है, ये सिर्फ जो नॉर्मल या जर्नल बेल होती है उस पर अप्लाई होता है। एंटीसिपेटरी बेल्स का जो प्रोविज़न होता है उस पर बेल इज़ अ रूल वाला प्रोविज़न नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। इस पर्टिकुलर न्यूज़ हेडलाइन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो प्री अरेस्ट बेल होती है। प्री अरेस्ट बेल कि आपको बस एक मन में आपके डाउट आया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर केस में आप अरेस्ट किए जा सकते हैं, तो आप कोर्ट में जा कर के पहले ही रिक्वेस्ट करके आप वहाँ से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल हमेशा प्री अरेस्ट बेल होती है, और जो रेगुलर बेल होती है वो हमेशा आपके अरेस्ट के बाद या आपके केस इंस्टीट्यूट होने के बाद होती है।
So moving on to this important news headline for this for today. This is the most important news headline in today's newspaper. So what is this news headline? States that why is unemployment high among the youth? So यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा क्यों है? ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले एक ILO की और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी. IST और ILO ने मिलकर के एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की थी, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024. उसमें कुछ कुछ जो फिगर्स थे या कुछ कुछ जो डेटा सेट्स थे या स्टैट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे. डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी का जो प्रॉस्पेक्ट है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है इंडिया इकॉनमी का अगले 20-25 साल के लिए, वो बहुत ब्राइट है. अब इस ऐसे प्रॉस्पेक्ट में एक ऐसा डेटा आना जो ये बताता है कि हमारा जो यूथ है उसके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमेशा से एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देते आई है, डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है कि हमारी कंट्री में मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो है, प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज़ वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 15 से 59 के बीच में, वो 61% इन 2011 टू 64% इन 65% इन 2036. यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की वो 65% पहुंच जाएगी. और वर्किंग पॉपुलेशन का एज क्या होता है? सो वर्किंग पॉपुलेशन की जो एज होती है दैट इज़ बिटवीन 15 टू 59. ठीक है, इसके बीच में जो लोग हैं इनकी नंबर कितना पहुंच जाएगा? 65% तक 2036 तक. ठीक है, तो अब क्या क्या डेटा सेट्स जो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डिस्कस किए गए थे, जिनको बहुत ही एक कहें बैड साइन हमारी इकोनॉमी के लिए माना जा रहा है, तो उन हम अलग अलग डेटा सेट्स पे बात करेंगे. उनके क्या रिपरकशंस होंगी हमारी इकोनॉमी पे लॉन्ग रन में, उन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं. सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट थी ये 3 कोर सेक्टर्स में फोकस कर रही थी, यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स. ठीक है, यूथ एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन एंड स्किल्स. इन्हीं 3 चीज़ों पर ये जो बेसिकली रिपोर्ट थी वो फोकस कर रही थी. अब जो की फाइंडिंग्स थी इस पूरे रिपोर्ट में, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स थी इन दोनों इंस्टीट्यूट की, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं. सो द रिपोर्ट्स excuse me, the report's author note that the proportion of India's working age population is 15 to 59 increased from 61% to 64% in 2021 and is projected to reach 65% in 2036. अब 65 अभी एज ऑफ नाउ 64% पॉपुलेशन इज बिटवीन 15 टू 59. ये हमारी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन 64% है. दो द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ गेटिंग एन एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 2000 टू 35% इन 2022. अब 2000 में सिर्फ 18% यूथ को एजुकेशन मिलने के चांस रहते थे, बट वही अब बढ़ करके 35% हो गया. मतलब एजुकेशन लेवल जो है वो ऊपर बढ़ा है. द परसेंटेज ऑफ यूथ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम 52% टू 37% ड्यूरिंग द सेम पीरियड. अब हुआ क्या है कि ये पर्टिकुलर पीरियड जो था 2000 से लेकर के 2022 तक का, इसमें जो एजुकेशन का लेवल था, जो जिस तरीके से एजुकेशन लेने के लिए यूथ्स को एजुकेशन दी जा रही थी, 2000 में वो 18% का रेट बढ़ के 35% हो गया 2022 में. बट यही जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें क्या हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो यूथ का पार्टिसिपेशन है या इन्वॉल्वमेंट है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज, उसमें उस नंबर्स में थोड़ा सा गिरावट हुई. नंबर में कितनी गिरावट हुई है? 2000 के टाइम पे ये नंबर 52% पे हुआ करता था. अभी 2022 में इन 2022 दिस फिगर इज स्टैंड्स एट 37%. ठीक है, तो ये एक चीज़ देखनी होगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, बट यूथ का इन्वॉल्वमेंट और जो पार्टिसिपेशन है वो 15% से कम हो गया है, 15% घट गया है.
अब इसके पीछे की मेन प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन लेवल तो बढ़ गई है बट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल या उनका जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो कम हुआ है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो मेन रीज़न ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक एम्प्लॉयबल सिचुएशन में होना, मतलब उसको कोई कंपनी एम्प्लॉय कर सके या उसको कोई एम्प्लॉयर हायर कर सके, उसके पास सर्टेन सर्टेन डिग्री या सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट, ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं। बट हमारे यहाँ पे क्या है, जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे है। स्किल सेट अगर हम देखा जाए तो हम रेलेवेंट स्किल सेट ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं इंडियन यूथ में, कि वो किसी तरीके से, मतलब जैसे हमारे कंट्री में अभी हम लोगों ने जब इसी रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, तो उस पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि इंडिया में ऑलमोस्ट 60-65% लोग ऐसे हैं, यूथ ऐसा है कि मतलब लोग ऐसे हैं जिनको मेल भेजना नहीं आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो बेसिक स्किल सेट हैं, ये स्किल सेट अभी इंडियन यूथ में अभी इसकी थोड़ी सी कमी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ स्किल सेट इन इंडियन अमंग्स्ट इंडियन यूथ। अब इंडियन यूथ में इस चीज़ की कमी है तो इस वजह से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसी वजह से आप लोगों ने देखा कि ये जो एजुकेशन बढ़ी है इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है। इसी वजह से एजुकेशन का लेवल भले बढ़ गया है बट जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है या उसी यूथ का पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो कम हो गया है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टैट्स डेटा सेट। तो द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन द टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन वॉज 82.9%। सो इन 2022 अगर मान लीजिए टोटल 100 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो इस 100 में से ऑलमोस्ट 83 आर यूथ। यूथ कौन, जो ये 15 से, ये जो यूथ है जो उसकी कंट्रीब्यूशन कितना है 83%। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में यूथ का कंट्रीब्यूशन कितना है 83%। तो ये डेटा भी आप लोगों को याद रखना। मतलब आप एक चीज़ देख रहे हैं ना कि जब आप सबसे ऊपर क्या चीज़ आई, सबसे ऊपर आई आपकी एक जो बेसिक एजुकेशन थी या रेलेवेंट स्किल सेट। अब जब आपके पास वो बेसिक एजुकेशन या रेलेवेंट स्किल सेट अवेलेबल ही नहीं है तो आपका इन्वॉल्वमेंट या आपका जो पार्टिसिपेशन होगा इकोनॉमी में कम होगा, आप इकोनॉमी में कम पार्ट लेंगे, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब आपके इकोनॉमिक मतलब एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हैं, इसी वजह से आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और यूथ का कंट्रीब्यूशन कितना है 83%। 83%। ठीक है, अब एक और शायद इसीलिए इस आर्टिकल में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो सामने निकल के आती है, इज़ द क्राइसिस द रिजल्ट ऑफ अ लैक ऑफ जॉब्स। मतलब ये जो क्राइसिस यूथ के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्राइसिस या मतलब ये जो बहुत बड़ा क्राइसिस है जॉब्स को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये क्राइसिस है किस लिए? क्या वाकई में नौकरियों की कमी हो गई है? मतलब रियलिटी में क्या सच में देर इज़ अ लैक ऑफ जॉब्स इन आवर कंट्री, या एक ऐसी चीज़ है कि ये जो हमारा यूथ है ये एम्प्लॉयबल सिचुएशन में अभी या एम्प्लॉयबल स्टेट में है ही नहीं। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बोथ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड यूथ ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वहीं पे बात घूम फिर के आ जाती है कि ये यूथ एजुकेटेड ज़रूर है लेकिन उनके पास जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए जो उनको एम्प्लॉयबल बनाएगी, इस यूथ के पास में वो एजुकेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। Most jobs in 2023, 90.4% were in the informal sector, and that around half the jobs in the formal sector were also of informal nature. तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि 100 में से टोटल जो 90.4 जॉब्स हैं वो ऑलरेडी इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। अब जो 10% मान लीजिए ये बचा, इस 10% में भी 4.5 जॉब जो हैं वो इनफॉर्मल नेचर की ही हैं। तो मतलब इनफॉर्मल जॉब्स या इनफॉर्मल नेचर की दिखने वाली जॉब्स कितनी हैं? दे आर क्लोज टू 94.5%। और फॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर जैसी सिमिलर रिजेंबलेंस देने वाली जॉब कितनी है 5.5%। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमारे लिए है कि इनफॉर्मल
सेक्टर में ऑलमोस्ट 94% है, ये 90.4% और उसमें ही है, और 45.2% जो फॉर्मल सेक्टर में भी जॉब्स हैं उनका नेचर कैसा है, इनफॉर्मल है। अब इसी वजह से फॉर्मल सेक्टर में जो है वो जॉब्स की जो नंबर है उनको बढ़ाना होगा। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी क्या कि फॉर्मल सेक्टर में हम लोग को जॉब बढ़ाने से क्या चीज़ें होंगी। जो फॉर्मल सेक्टर में एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हमारी कंट्री में हमेशा से ही जॉब सिक्योरिटी पे ही हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता गया है। तो इस वजह से हम लोग को फॉर्मल सेक्टर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम लोग को इनफॉर्मल सेक्टर की जो डिपेंडेंसी अपनी है वो कम करनी पड़ेगी। इस पॉइंट पे हटने, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेगुलर वर्कर्स 40.8% एंड कैजुअल वर्कर्स 51.9% डिड नॉट रिसीव द एवरेज डेली मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड रेट इज ₹480 पर डे। सो गवर्नमेंट ने कितना मिनिमम वेज फिक्स करके रखा है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, ₹480 पर डे। बट इसमें से भी एक रेगुलर वर्कर्स जो हैं उनमें से 40.9% और जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनमें 51.9%। यानी कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, ये रेगुलर वर्कर्स हैं और ये कैजुअल वर्कर्स हैं। रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, इन और ये अनस्किल्ड वर्कर्स, इनको जो गवर्नमेंट ने मिनिमम ₹480 पर डे का क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है, 40.9% रेगुलर वर्कर्स को और 51.8% कैजुअल वर्कर्स को मिनिमम वेज भी नहीं मिल पाता जो गवर्नमेंट ने ही सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको एक तरीके से वेज डिप्रेशन भी कह सकते हैं कि एक सर्टेन सॉर्ट काइंड ऑफ वेज जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है बट वो वेज नहीं मिल पा रहा है एम्प्लॉयमेंट को, तो एक तरीके से इट्स वेज डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जनरल कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है, काफ़ी सीरीज़ में, मतलब एक के बाद एक इस पे पिछले 8-9 दिन से लगातार आर्टिकल, 4-5-6 दिन से लगातार आर्टिकल आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है। अब हम लोग इसको एक चीज़ को क्रोनोलॉजी में एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी में हम लोग को क्या चीज़ समझनी है कि यूथ का एजुकेशन जो है यूथ के बीच में बढ़ी है, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पैरेलली भी साथ में बढ़ा है। बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इन्वर्स मतलब इन द सेंस कि जैसे जैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे एजुकेशन ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपके एम्प्लॉयमेंट का भी लेवल ऊपर ऊपर जाएगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। बट हमारे इंडिया जैसी कंट्री में क्या हुआ है कि हायर एजुकेशन लोगों के पास तो डिग्रीज तो बहुत हो गई है, डिग्रियां लोगों के पास अब काफ़ी सारी हैं, बट जो उनकी वैल्यू है या उनकी जो क्वालिटी है उन डिग्रीज़ की वो इतनी भी नहीं है कि वो एक एम्प्लॉयबिलिटी का जो एलिमेंट होता है वो उस पर्टिकुलर यूथ के अंदर पैदा कर सके। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का कि वो जो डिग्री है उनकी वो टोटल वेस्ट है, उनके पास में कोई स्किल सेट भी ऐसा नहीं है जो उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में मदद कर सके। इकलौता या कहिए ये दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट था वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, क्योंकि उनके एजुकेशन लेवल ऊपर गए हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे आपके एजुकेशन लेवल ऊपर जाती हैं, तो सपोज़ करिए मैंने कहीं से एक बहुत ही एक प्राइवेट कॉलेज से या जिसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं है या किसी एक डी ग्रेड के कॉलेज से मैंने अपना बीटेक का डिग्री कंप्लीट किया। अब मेरे को तो हमेशा दिमाग में यही चीज़ लगेगी ना कि मेरे पास बीटेक की डिग्री है तो मैं हमेशा नौकरी भी जो है वो उसी पर्टिकुलर डोमेन में ढूंढने की कोशिश करूँगा। बट क्या वो जो बीटेक की डिग्री मेरे पास में है क्या उसकी उतनी वैल्यू है, या क्या उस दैट डिग्री होल्ड्स दैट मच वैल्यू कि वो मेरे को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। तो उस पर्टिकुलर केस में बीटेक की डिग्री की तो वैल्यू बहुत होती है, बट आपने कहाँ से उस कॉलेज से, कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया है, कौन से कॉलेज से आपने डिग्री कंप्लीट की है,
वो भी आपके लेवल ऑफ एजुकेशन को दिखाती है। जब आपका लेवल ऑफ एजुकेशन ही पुअर होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ऑब्वियसली मतलब श्रिंक ही करना है। तो ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट था कि 2002 के टाइम पे जो पार्टिसिपेशन था यूथ का एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन लेवल तो बढ़ा है बट पार्टिसिपेशन जो है यूथ का वो कम हुआ है। तो इसको लेकर के क्या क्या सोल्यूशंस हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तो बेसिक सोल्यूशंस तो पहले तो हम लोग को ये सजेस्ट करने की हमें जो हमारा जो 15 से लेकर के 59 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, इसके बीच में रेलेवेंट स्किल सेट को डेवलप करने का अच्छा टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी ये रेलेवेंट स्किल सेट डेवलप नहीं करेंगे तो अगले 15 से 20 साल में जो इंडियन इकोनॉमी ने टारगेट करके रखा है कि अगर हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें एवरेज हर साल 6.5 से 7% के हिसाब से ग्रो करना होगा। अगर हमें इस पर्टिकुलर रेट को अचीव करना है तो हमें अपने जो 15 से 59 यानी 15 से 59 के बीच की जो पॉपुलेशन है इसके बीच में रेलेवेंट स्किल सेट और इनको और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ऐसे टूल्स और मैकेनिज़्म डिवाइस करने होंगे ताकि जो हम अपना टारगेट है 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का उसको हम लोग पूरा कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट ट्राइबल्स। सो इसमें बेसिकली इस आर्टिकल का एक छोटा सा जिस्ट हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली इसमें यही है कि एक्सपेंशन जो होगा फॉरेस्ट एरियाज़ का उससे जो ट्राइबल होंगे या ट्राइबल्स जो रह रहे हैं इंडिजिनस पीपल किसी भी कंट्री के, उन पे क्या क्या या किस किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा, ये आर्टिकल बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बात करता है। अभी इस पे शायद एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स भी कुछ दिनों में आए तो उस पर हम लोग फोकस रखेंगे और इसको धीरे धीरे करके अभी हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, या इस सीरीज़ ऑफ जो ये न्यूज़ है पूरी इसको हम लोग बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही लो और स्लो पेस में डिस्कस करेंगे। अब ये जो न्यूज़ है ये तो बेसिकली एक संडे में द प्रोफाइल्स का सेक्शन ही आता है द हिंदू में, तो उसमें एक ये प्रोफाइल आई है। प्रोफाइल किसकी है? टीएम कृष्णा की। अबे टीएम कृष्णा कौन है, इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी प्रोफाइल द हिंदू में क्यों आई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो इनकी प्रोफाइल टीएम कृष्णा की आज के दिन क्यों आई है, तो बेसिकली ये हैं कौन पहले ये जान लेते हैं। सो ही इज़ अ कार्नेटिक सिंगर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये प्रोफेशन क्या है इनका? सिंगर, लैंग्वेज कार्नेटिक सिंगर हैं ये। और इनको इस बार का संगीत कलानिधि अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, सो टीएम कृष्णा कार्नेटिक सिंगर, और इनको अवार्ड कौन सा मिला है? संगीत कला निधि अवार्ड। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, सिर्फ इसीलिए हम लोग इनको आज डिस्कस कर रहे हैं। टीएम कृष्णा कार्नेटिक सिंगर, संगीत कला निधि अवार्ड मिला है इनको इस साल का, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स सीयूईटी के और बहुत सारे एग्जाम्स अभी पाइपलाइन में हैं, तो कहीं पे भी ये वन लाइनर की तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 इस बार का जो संगीत कलानिधि अवार्ड था, संगीत कलानिधि अवार्ड वो किसको मिला है? तो टीएम कृष्णा को। ये क्या है? सो ये कार्नेटिक सिंगर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो अभी तक क्या हुआ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें बस एक हेडलाइन ही पढ़ेंगे, हेडलाइन ही हम लोग के लिए रेलेवेंट है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते थे वो अभी तक उनको 5 स्केल की कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो अभी तक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते थे इनको 5 अलग अलग कैटेगरी में ही डिवाइड किया था। ये कैटेगरीज कैसे होती हैं, बेसिकली डिवाइड होती हैं, ये कैटेगरीज विंड स्पीड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 5 ही कैटेगरीज थी। अब एक नई 6 कैटेगरी को भी डेवलप करने के लिए, एक नई 6 कैटेगरी को ऐड करने के लिए
कहा जा रहा है। अब ये 6 कैटेगरी कौन सी होगी, जिसमें 309 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की विंड्स होंगी, उसको अब 6 कैटेगरी में रखने की बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 ही डिविजन्स थे। और अब एक जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, तो अब एक नई 6 कैटेगरी को भी डेवलप करने की बात चल रही है। बिजनेस पेज पे आज कुछ ऐसा रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब न्यूज़ तो बहुत सारी हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग देखें तो आज फाइनेंस सेक्टर में तो एटलीस्ट नहीं है। और या और हाँ, अब इंटरनेशनल न्यूज़ अगर हम लोग कोई देखना चाहें आज की डेट में कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइन, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइन भी आज की डेट में कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, रशिया ने एक नए तरीके से अटैक जो है यूक्रेन पे स्टार्ट कर दिया है। और यूक्रेन का भी एक कल स्टेटमेंट आया था। यूक्रेन का स्टेटमेंट एक ये आया था कि अगर यूएसए हमारा सपोर्ट करना बंद करता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि $60 बिलियन की जो मिलिट्री एड यूएस ने प्रॉमिस किया था, मतलब यूक्रेन को, उस पर होल्ड लगा दिया है। और वो होल्ड लगाया किसने, यूएस कांग्रेस ने। अब यूएस कांग्रेस ने वहाँ की जो एड थी, फाइनेंशियल या मिलिट्री एड थी, उस पर होल्ड लगा दिया है। और उसके बाद रशिया ने एकदम फ्रेश तरीके से अटैक स्टार्ट किए यूक्रेन पे। तो यूक्रेन का कल स्टेटमेंट ये आया था, यूक्रेन ने कहा था कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम वी विल रिट्रीट। अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम लोग रिट्रीट कर लेंगे। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट यूक्रेन के रिट्रीट करने से ही ये वॉर ख़त्म होगा। तो समहाउ इस वॉर का ख़त्म होना ज़रूरी था। अब वो ख़त्म कैसे होगा, तो अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पर यही चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कि यूक्रेन ने बोला है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें आर्म्स और एम्यूनेशंस नहीं प्रोवाइड करता है तो हमें मतलब वहाँ से रशिया से, मतलब या रशिया के साथ जो हम जिस वॉर में हैं उसको हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन से आईपीएल चल रहा है। आईपीएल से जुड़ी हुई कभी और कोई न्यूज़ आती नहीं है। बाकी किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई आज की डेट में 31 मार्च 2024 को स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़ी हुई एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। न्यूज़ आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ में आज 31 मार्च 2024 का जो वीडियो एनालिसिस था वो कंप्लीट हुआ। और आज मार्च का लास्ट डे है। सो विद दिस मार्च का भी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं हो गया है। अब अप्रैल कल से स्टार्ट हो रहा है। सो कल से हम लोग एक नया मंथ में एंटर करने जा रहे हैं। सो विद दिस हमने आज का जो एनालिसिस था वो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है या किसी भी तरीके की पूरे एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करिए। इससे हम लोगों को भी चीज़ें थोड़ा सा अपने लिए चॉकआउट करने में, प्लान करने में ईजी रहेंगी और वो आपके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टुडेज़ वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू 2024 बाय सक्सेस बंत्रा। और अगर आपको हमारा वीडियो एनालिसिस पसंद आया सो डू लाइक अस and do like the video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Thank you.